गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग वितान भाग 2 का दूसरा अध्याय जूझ पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सिल्वर वेडिंग पढ़ लिया था। मैंने सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। जूझ मराठी के सुप्रसिद्ध कथाकार आनंद यादव द्वारा रचित है। हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास जूझ का ही कुछ अंश है। इसमें उन्होंने एक किशोर के ग्रामीण जीवन के जो यथार्थ है, खुरदरे यथार्थ, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। जूझ का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस पाठ का जो नायक है वह किस तरह से सारा जीवन संघर्ष करता है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। वे अपने पिता के बारे में कह रहे हैं कि मैं उनसे बोल नहीं पाता था कि मेरा मन पढ़ने का करता है, मुझे पाठशाला जाना है। वो डरते थे। क्यों? डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, यानी अगर पढ़ने के लिए कहूँगा तो मार पड़ेगी, हड्डियां भी टूट सकती हैं। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे, कोई अगर उन्हें कोई समझा दे तो शायद वो मान जाए। इसलिए वे इस ताक में रहते थे कि कोई उन्हें समझाने वाला मिल जाए कि बच्चे को पढ़ाना जरूरी होता है। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में ढकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोवा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे। उनके मन में इस तरह के उधेड़बुन विचार, हमेशा द्वंद्व की स्थिति बनी रहती थी कि खेती करके क्या मिलेगा। पढ़ लिख जाऊंगा तो कोई अदद नौकरी मिल जाएगी जिससे जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। क्योंकि खेती से न दादा को कुछ मिला न बाबा को कुछ मिला, तो खेती करने में कोई लाभ नहीं है। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलना होता। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यानी ईख अगर पहले हो जाए, गुड़ पहले तैयार हो जाए तो बाजार में चूंकि पहले जाएगा तो कीमत भी अच्छी मिलेगी। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। यानी गुड़ की अपनी क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसकी गुणवत्ता के हिसाब से उसका मूल्य होता है। तो कह रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, 1 2 की ही ऐसी भरमार हो जाती है तो 3 नंबर गुड़ जो क्वालिटी में अच्छा नहीं होता तो उसको कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। किसान खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो वे अपने लाभ के बारे में पहले सोचेंगे और सोचना भी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर उन्हें उनकी मेहनत का फल ना मिले, उन्हें उनकी फसल का सही मूल्य ना मिले तो फिर खेती करके क्या लाभ। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम इससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। यानी जैसे कि लेखक बता रहे हैं कि हमारा कोल्हू पहले शुरू होता था तो इस बार भी शुरू हुआ और जल्दी ही, अभी बाकियों के काम शुरू भी नहीं होते तब तक हमारा काम खत्म हो गया। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी।
मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोच की बात माँ से करनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। बच्चा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा घुला मिला रहता है, तो अपनी माँ से बातें करना वो पसंद करता है, उससे कुछ नहीं छुपा सकता। तो ये भी अपने माँ से कहते हैं कि मुझे पढ़ना है। वहाँ पर कोई नहीं था। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की बात अपनी माँ से छेड़ते हैं। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ, मेरे वश में क्या है। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बहेला सुअर, माफ कीजिएगा यहाँ दिया हुआ है, की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब मल्ला खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा बता देना, तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे, क्योंकि उसके जो दादा थे दत्ताजी राव की बातों को मानते थे। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन यह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी, 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था, क्योंकि उसके उन लेखक के दादा उनकी माँ की बातों को नहीं सुनते थे, कोई महत्व नहीं देते थे। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे, अब मैं उसे सुनाता हूँ और अच्छी तरह देख कि मैं अब उसे समझाऊंगा, तो चिंता ना कर। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। यानी लेखक भी बात कर रहे हैं दत्ताजी राव देसाई से कि अगर आप समझाते हैं तो जो कुछ महीने बचे हुए उसमें भी मैं अगर रिवीजन कर लूँगा, पढ़ाई की दोहराई कर लूँगा, तो मैं आसानी से पास कर जाऊँगा। ठीक है, अब तू दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, मैं उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तुम भी आ जाना रे छोरे। यानी जब वो तुम्हारे दादा घर आ जाए तो उसको मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सारी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। सावधानी भी बरती जा रही है कि अगर पता चल गया कि हम लोगों ने आपको कहा है मेरे पढ़ने के बारे में, तो समझ लीजिए फिर हमारी खैर नहीं, हमारे ऊपर क्या गुजरेगी पता नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन्हें मत बताइएगा। माँ अकेली साग भाजी देने आई, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। यानी माँ साग भाजी देने आई थी, बस यही बताइएगा, ये सब बातें मत बताइएगा कि मैंने अपने पढ़ने के बारे में कहा है। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। दत्ताजी राव देसाई कहते हैं कि मैं उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो तू डरना मत, साफ साफ जवाब देना। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग जब मिलेंगे तो बाकी का भाग पढ़ेंगे।